भारत निर्वाचन आयोग ने की SIR-2 के दूसरे चरण की शुरुआत। लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा यह अभियान। असम को इस चरण से रखा गया बाहर। सेवा क्षेत्र भारत की रोजगार वृद्धि का मुख्य आधार। नीति आयोग ने जारी किया रिपोर्ट। लैंगिक असमानता, ग्रामीण शहरी अंतर और क्षेत्रीय विषमताएं अभी भी हैं चुनौती। ब्राजील में शुरू हुई फेस परियोजना। अमेज़न वर्षावन के क्षेत्र में CO2 का अध्ययन करेगी यह परियोजना। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है अमेज़न वर्षावन। पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल युवा ग्राम सभा का किया शुभारंभ। MYGS पोर्टल का भी किया गया अनावरण। स्कूली बच्चों के लिए अवास्तविक ग्राम सभा सत्रों में भाग लेने हेतु एक मंच है MYGS। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यापक पुनरीक्षण यानी SIR-2 के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह अभियान लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा। इस चरण में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी जैसे चुनावी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी। हालांकि असम को इस चरण से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम के लिए अलग आदेश बाद में जारी किया जाएगा। इस चरण में घर घर सत्यापन अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि यह उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है ताकि मतदाता सूचियां सटीक, पारदर्शी और अद्यतन रहें। चीन ने भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम को लेकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। चीन का आरोप है कि भारत की यह योजना WTO के सब्सिडाइज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स समझौते का उल्लंघन करती है। उसके अनुसार भारत द्वारा एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी ACC बैटरियों, ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दी जा रही सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ है। भारत ने यह योजना 2020 में शुरू की थी ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिले और भारत वैश्विक वैल्यू चेन में मजबूत स्थिति बना सके। इस स्कीम के तहत कंपनियों को उनकी अतिरिक्त बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन चीन का दावा है कि इन योजनाओं में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यानी DVA यानी घरेलू सामग्री के उपयोग की अनिवार्यता रखी गई है, जैसे ऑटो सेक्टर में 50% और बैटरी उत्पादन में 25%। चीन का कहना है कि यह शर्त विदेशी कंपनियों, खासकर चीनी निर्माताओं के साथ भेदभाव करती है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी की श्रेणी में आती है, जो WTO नियमों के तहत प्रोहिबिटेड सब्सिडी मानी जाती है। भारत का रुख फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मामला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में एक नए विवाद का रूप ले सकता है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट भारत का सेवा क्षेत्र, रोजगार प्रवृत्तियां और राज्य स्तरीय गतिशीलता ने बताया है कि सेवाएं भारत की रोजगार वृद्धि का मुख्य आधार बनी हुई हैं, लेकिन कई चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार उप क्षेत्रों में रोजगार असमानता है, अनौपचारिकता व्यापक है और रोजगार की गुणवत्ता उत्पादन वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी है। लैंगिक असमानता, ग्रामीण शहरी अंतर और क्षेत्रीय विषमताएं अब भी बनी हुई हैं। 1992 से 2022 के बीच सेवा क्षेत्र में रोजगार 22.1% से बढ़कर 31% हुआ, जो वैश्विक औसत से कम है। 2023-24 में कुल 634 मिलियन श्रमिकों में से 292 मिलियन कृषि, 188 मिलियन सेवाओं और 153 मिलियन उद्योग में कार्यरत थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा रोजगार 19.9% से घटकर 18.9% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में 59.1% से बढ़कर 60.8% हुआ। पुरुषों की भागीदारी 32.8% से 34.9% तक बढ़ी, जबकि महिलाओं की भागीदारी 25.2% से घटकर 20.1% रह गई। महिलाओं की कृषि में हिस्सेदारी 57% से बढ़कर 64.4% तक पहुंच गई। सेवा क्षेत्र में आधे से अधिक कर्मचारी वेतनभोगी हैं, जबकि 45% स्वरोजगार में हैं। रिपोर्ट बताती है कि युवाओं में कौशल की कमी और वरिष्ठ वर्ग के लिए रोजगार बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ब्राजील के अमेज़न में वैज्ञानिकों ने एक टाइम मशीन बनाई है जो वर्षावन के छत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पंप करेगी। इस टाइम मशीन का नाम फेस है, जो फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह परियोजना वर्षावनों और आसपास की वनस्पतियों पर बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के प्रभावों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगी। इस परियोजना को ब्राजील की संघीय सरकार और यूनाइटेड किंगडम का समर्थन प्राप्त है।
परीक्षण के दौरान देखा गया कि इस मशीन के सेंसर हर 10 मिनट में बदलती परिस्थितियों के प्रति जंगल की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करते हैं तथा यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार वृक्ष के पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बता दें कि दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अमेजन वर्षावन उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। इस वर्षावन का लगभग 60% भाग ब्राजील में है, जबकि शेष पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। अमेजन विश्व के सबसे समृद्ध जैविक भंडारों में से एक है, जिसमें सभी ज्ञात वन्यजीव प्रजातियों का लगभग 10% पाया जाता है, जिनमें से कई अभी भी अलिखित हैं। मणिपुर की लोकटक झील, जो अपने तैरते हुए बायोमास फुमदी के लिए जानी जाती है, गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। नागालैंड विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग की शोधकर्ता एलिजा ख्वेरकपम द्वारा की गई हालिया अध्ययन में यह चिंता जताई गई है कि झील में गिरते जल की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन में प्रकाशित हुआ है। लोकटक झील एक रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुर्लभ ब्राउ एंटलर्ड हिरण का आवास है। अध्ययन के अनुसार कृषि बस्तियों के विस्तार और झूम खेती जैसी भूमि उपयोग की बदलती गतिविधियों ने झील में आने वाली नदियों के जल को प्रदूषित कर दिया है। शोध में 9 प्रमुख नदियों खुगा, वेस्टर्न, नंबुल, इम्फाल, कांगबा, इरिल, थोबाल, हीरोक और सेकमाई के जल नमूने लिए गए। इन नदियों की जल गुणवत्ता को विलयित ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग और तापमान जैसे मानकों पर परखा गया। नतीजों से साफ है कि अनियंत्रित भूमि उपयोग और मानव गतिविधियां लोकटक झील की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और स्थानीय लोगों की आजीविका पर गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में संयुक्त रूप से मॉडल युवा ग्राम सभा का शुभारंभ किया है। इस योजना के दौरान मॉडल युवा ग्राम सभा पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और MYGS पोर्टल का भी अनावरण किया गया। ये डिजिटल उपकरण इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने, शिक्षक क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं। दरअसल मॉडल युवा ग्राम सभा स्कूल बच्चों के लिए अवास्तविक ग्राम सभा सत्रों में भाग लेने हेतु एक मंच है। यह जन भागीदारी को मजबूत करने और छात्रों को ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके भागीदारीपूर्ण स्थानीय शासन को बढ़ावा देने की एक अग्रणी पहल है। यह देश भर के स्कूलों में संयुक्त राष्ट्र के एक शैक्षिक मॉडल पर आधारित एक पहल है। इस पहल का संचालन शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस पहल को देश भर के 1000 से अधिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। इनमें जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और राज्य सरकार के स्कूल शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल लॉन्च किए हैं। बता दें कि क्लैंप पोर्टल कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान पोर्टल का संक्षिप्त रूप है। यह कोयला क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल समाधान है। इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। क्लैंप पोर्टल कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूमि प्रबंधन प्रथाओं में पारदर्शिता, दक्षता और अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ाता है। यह भूमि अभिलेखों के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है और पोर्टल डेटा एकीकरण सुनिश्चित करता है। साथ ही यह पोर्टल जवाबदेही बढ़ाता है और प्रक्रियात्मक देरी को न्यूनतम करता है। वहीं कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खदान से लेकर बाजार तक संपूर्ण कोयला मूल्य श्रृंखला को डिजिटल इंटरफेस पर एकीकृत करता है। यह प्लेटफॉर्म कोयला कंपनियों, रेलवे बंदरगाहों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। इससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है और निर्बाध कोयला रसद सुनिश्चित होती है। यह मंच एक व्यापक निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो डेटा संचालित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। साथ ही लाइव एनालिटिक्स और डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा तेज और स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। हाल ही में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र ने समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा पायलट परियोजना को शुरू करने के लिए अग्रणी कार्यान्वयन भागीदारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भौतिक और डिजिटल सेवा के निर्बाध एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है।
गौरतलब है कि इसे ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ जमीनी उपस्थिति को एकीकृत करने वाले एक अग्रणी फिजिटल भौतिक प्लस डिजिटल सेवा मॉडल के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह पहल भारत नेट कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर आवश्यक सेवाएं निर्बाध और स्थायी रूप से प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक ग्रामीण नागरिक अपने दैनिक जीवन में डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठा सके। इस पहल के अंतर्गत 3 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें मध्य प्रदेश में अरी और उमरी, आंध्र प्रदेश में नरकोदुरु और उत्तर प्रदेश में चौरावाला शामिल है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक गांव में एक समृद्धि केंद्र होगा जो एक एकीकृत डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में काम करेगा। ये समृद्धि केंद्र कई सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान करेंगे। इन सुविधाओं में शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई गवर्नेंस आदि सेवाएं शामिल हैं। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। दूसरा कथन है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा, यह एक संवैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है, WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौर की वार्ता में तैयार हुई थी। तीसरा कथन है, WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इम्फाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दूसरा, यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है। तीसरा, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। तीसरा कथन है, यह केवल लोकसभा चुनावों का आयोजन करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में स्पेन में एक फोटोग्राफर ने दुनिया की पहली सफेद इबेरियन लिंक्स देखी, जो सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक है। ल्यूसिज्म नाम की एक बीमारी के कारण इस जानवर का कोट बेहद पीला होता है। यह यूरोप की स्थानिक मांसाहारी प्रजाति है। इबेरियन लिंक्स केवल दक्षिण पश्चिम स्पेन के 2 छोटे क्षेत्रों में इबेरियन प्रायद्वीप पर पाइरेनीस पर्वत के पश्चिम में पाए जाते हैं। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की एक टीम ने उत्तर भारत में काली खांसी की तरह दिखने वाले एक कम ज्ञात जीवाणु बोर्डेटेला होल्मेसई के कारण होने वाले संक्रमण में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है। बोर्डेटेला होल्मेसई एक जीवाणु है जिसे हाल ही में 1995 में पहचाना गया। यह एक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है जो मनुष्यों में पर्टुसिस जैसे लक्षण पैदा करने के साथ साथ आक्रामक संक्रमण भी पैदा कर सकता है। इससे एंडोकार्डिटिस, निमोनिया, सेल्यूलाइटिस, सप्पुरेटिव गठिया, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उत्तर भारत में लगभग 37% संक्रमण बोर्डेटेला होल्मेसई जीवाणु के कारण होते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने द्विपक्षीय समझौते की समाप्ति के बाद ताजिकिस्तान में रणनीतिक आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर दी है, जहां उसने अफगानिस्तान में पूर्ववर्ती उत्तरी गठबंधन का समर्थन करते हुए पहली बार कर्मियों को तैनात किया था। गौरतलब है कि आयनी एयरबेस के विकास और संयुक्त संचालन के लिए भारत और ताजिक सरकारों के बीच समझौता लगभग 4 साल पहले समाप्त हो गया था और इसे नवीनीकृत नहीं किया गया था। गौरतलब है कि ताजिकिस्तान मध्य एशिया के मध्य में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा उत्तर में किर्गिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, पूर्व में चीन और दक्षिण में अफगानिस्तान से लगती है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने बीते बुधवार को एक नया अंतरिम नियम जारी किया है, जिसके तहत माइग्रेंट वर्कर्स के
एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी ईएडी की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन सुविधा समाप्त कर दी गई है। यह बदलाव 30 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है और इसमें हजारों विदेशी कर्मचारियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, प्रभावित होंगे। विभाग ने कहा है कि यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रंप प्रशासन की वेटिंग और स्क्रीनिंग नीति का हिस्सा है। हालांकि जिनके ईएडी पहले ही स्वचालित रूप से बढ़ाए जा चुके हैं, वे इस नियम से प्रभावी नहीं होंगे। एशिया का सबसे युवा देश ईस्ट तिमोर रविवार को दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान का 11वां सदस्य बन गया। यह सपना लगभग 50 साल पहले राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा ने देखा था, जब देश पुर्तगाली शासन में था। लगभग 1.4 करोड़ की आबादी वाला यह छोटा और गरीब देश अपने $2 अरब के अर्थतंत्र को आसियान के $3.8 ट्रिलियन जीडीपी से जोड़ने की उम्मीद कर रहा है। प्रधानमंत्री जैनाना गुस्माओ ने इसे ऐतिहासिक पल और नई शुरुआत बताया। रामोस होर्टा ने कहा, यह सदस्यता हमारे संघर्ष से जन्मी युवा लोकतंत्र की जीत और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में कदम है। थाईलैंड और कंबोडिया ने बीते दिनों विस्तारित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। ट्रंप के आर्थिक दबाव के संकेतों के बाद दोनों देशों ने सीमा विवाद पर झड़पें रोकने पर सहमति दी। समझौते के तहत थाईलैंड कंबोडियाई कैदियों को रिहा करेगा, जबकि कंबोडिया भारी तोपखाने हटाएगा। ट्रंप इसे असंभव को संभव बनाने वाला कदम बताए। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मोनेट ने इसे ऐतिहासिक दिन कहा। ट्रंप का आसियान शिखर सम्मेलन में पहला कार्यक्रम था। वे आगे जापान, दक्षिण कोरिया और संभवतः चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।